मैं हूं शशांक BHU से और मैं आज आप लोगों को एक लेख और एक पत्र पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने वाला हूं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्टिव पहले बताता हूं, उसके बाद सब्जेक्टिव बताऊंगा। तो हम लोग अब आरंभ करते हैं ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव है, प्रथम प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। ओके, अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह के सहयोगी किसके सहयोगी थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और इनमें से किसी के नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? ऑप्शन है 1923, 1924, 1925, 1926। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1926। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? ऑप्शन है स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, 12 वर्ष। अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? 1920, 1921, 1922, 1923। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? ऑप्शन है नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, गदर पार्टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, मतलब ऑप्शन डी, गदर पार्टी। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आ भी सकता है। चौरा चौरी कांड कब हुआ? ऑप्शन 1920, 1921, 1922, 1924। इसका सही उत्तर होगा 1922, ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन है बम का दर्शन, युवक, परिवेश, विद्यार्थी और राजनीति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिवेश। परिवेश इनका लिखा हुआ नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? ऑप्शन है प्रताप, दीनमान, संघर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रताप। अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? ऑप्शन है लोभ, प्रेम, क्रोध, अहंकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेम। प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उन्हें देश से ही प्रेम था। हाँ, अगला प्रश्न है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? इसका ऑप्शन है देश की सेवा, देश से भागना, आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंसर सी होगा, आत्महत्या। आत्महत्या को कायरतापूर्ण मानते थे। अब अगला प्रश्न है, 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? ऑप्शन है नवयुवक संघ, नौजवान भारत सभा, नवयुवक भारत सभा, नौजवान दल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नौजवान भारत सभा। अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? ऑप्शन है क्षमा का, नम्र व्यवहार का, मृत्युदंड का, आजीवन कारावास का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मृत्युदंड का। अब अगला प्रश्न है, प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? ऑप्शन है अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीति शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान, इतिहास का विद्वान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र का विद्वान। देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आ जाए ये बात। तो ये अर्थशास्त्र का विद्वान था। अब है अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1932 को, 22 मार्च 1931 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं कौन है? भगत सिंह है, ऑप्शन ए इसका सही होगा।
अब अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये 1922 में, ऑप्शन 20 का सही होगा। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजीत सिंह। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? जिसका सही उत्तर होगा भगत सिंह, जो हम लोग को पढ़ना भी था, जो अभी हम लोग पढ़े भी हैं, उसी का चैप्टर तो पढ़ रहे हैं। अब है अगला प्रश्न, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ऑप्शन है कानपुर, पटना, वाराणसी, कलकत्ता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, भगत सिंह प्रभावित थे? भगत सिंह प्रभावित थे, किनसे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्रायड से, एडलर से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स से। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है इस बार। भगत सिंह किनसे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से। अब अगला प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूं? यह किसका लेख है? ऑप्शन है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का, खुदीराम बोस का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है इस बार, पक्का पूछेगा। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृति है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सचिंद्रनाथ सान्याल की। अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? शहादत मतलब होता है मृत्यु, निधन, शहीद होना, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च 1931 को। मैं कहा भी था कि 23 मार्च को भारत, पूरे संपूर्ण भारतवासी शहीद दिवस मनाते हैं, आप लोग को मैं बताया भी हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन ए सही होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बापू को, नेहरू को, सुखदेव को, राजगुरु को। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, सुखदेव को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? इसका सही उत्तर होगा भाई, ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रताप का। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था? भगत सिंह अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था? इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और उसके बाद मैं उसका सही उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ही आपको बताऊंगा, आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में बच्चों। अब मैं चलता हूँ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताने के लिए। आप लोग कहीं पे एक सूचना भी, ऑब्जेक्टिव तो मैं बता दिया हूँ, अब मैं सब्जेक्टिव बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव मैं अभी बता दिया हूँ, अब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊंगा बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा सब्जेक्टिव की ओर। उससे पहले एक सूचना है कि जो भी लोग, मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जानते ही हैं मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। और मैं हिंदी का जितना भी प्रीवियस मैं चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, सब चैप्टर नीचे डिस्क्रिप्शन में सब डाला हुआ है, रहेगा लिंक, सब आप आराम से देख लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे, अब सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव प्रश्न है, विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? विद्यार्थी को, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है, विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? तो इसका उत्तर है, भगत सिंह का जो समय था वो आज़ादी का समय था। उन्होंने कहा कि कल के समय में देश की बागडोर नौजवान के हाथ में होगी, अगर उनको राजनीति का ज्ञान नहीं रहेगा तो वे कैसे देश की स्थितियों को संभालेंगे। भगत सिंह का कहना था कि इस देश को ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो तन मन धन देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दे, जबकि यह कम परिवार में रहकर नहीं किया जा सकता। चूँकि विद्यार्थी इस जंजाल से दूर होते हैं, इसीलिए उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए। कहने का मतलब भगत सिंह कह रहे हैं कि विद्यार्थी ही एक अच्छा राजनीति कर सकता है, क्योंकि उनके पास कोई परिवार का बोझ नहीं होता, वो अकेला होता है, उसके पास नई ऊर्जा, नई शक्ति होती है। वो अगर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए कहा जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यही बातें हैं। तो विद्यार्थी जो भी हैं
वो सब राजनीति में भाग ले सकते हैं, वो एक अच्छा नेता बन सकते हैं, वो देश को अच्छे से चला सकते हैं, ये भगत सिंह कह रहे हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? इसका उत्तर है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। देश को आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करें। विद्यार्थियों से अपेक्षा है, विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए अपने देश के अस्तित्व की रक्षा करें, वो इनका परम कर्तव्य है। वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें और ज़रूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में भी कूद पड़े। वे एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये भगत सिंह अपने विद्यार्थियों को, उस समय के अपने साथियों को और सभी विद्यार्थियों को ये बात कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को इन सब कार्यों को करना चाहिए। मतलब पढ़ाई के साथ साथ देश दुनिया का खबर भी उसे मालूम होना चाहिए, देश के लिए उसे हमेशा तत्पर होना चाहिए, देश सेवा के लिए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है? उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। इसका उत्तर है, भगत सिंह के अनुसार ये सही है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखे, संगठन बनाए तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जेल भी गए। ऐसे भक्त को आज फिर से सलामी देते हैं जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। उनकी यह कुर्बानी भारतीय मानस को झकझोर दिया और आगे चलकर देश आज़ाद हुआ। कितनी अच्छी बात है। ये भगत सिंह से सभी विद्यार्थियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो पढ़ते हुए अपने विद्यार्थी जीवन में ही अपने देश के लिए मर मिटने की कसम खा लिया और अपने देश को आज़ाद करने के लिए एकदम प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प ले लिए। और वो बहुत कुछ फांसी के फंदों पे भी हंसते हंसते झूल गए देश के लिए ही। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाँ तो अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, भगत सिंह ने कहा कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाले मृत्यु से सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। कितनी बड़ी बात है। वे व्यक्तिगत कष्ट और दुखों के चलते आत्महत्या को कायरता मानते हैं। वे अपने साथी को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो शक्ति व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं, उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत बड़ी कायरता है। भगत सिंह कहते हैं कि अपने देश की सेवा करते करते अगर मृत्यु हो जाती है तो वो सबसे बड़ी मृत्यु होती है। और जो लोग आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं वो तो एक कायरता की पहचान है। वो अपने निजी दुखों के लिए, वो निजी जीवन में दुख जो आ रहे हैं उनसे भागने के लिए, उनसे बचने के लिए वो आत्महत्या करता है। कितनी बड़ी अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस साहित्य में जीवन की वास्तविकता का चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों में कष्टमय दृश्य पढ़ने वालों के मन में एक विशेष आत्मबल पैदा करता है। भगत सिंह ये मानते हैं किसी तरह भारत में भी क्रांतिकारियों के मन में आत्मबल पैदा करना जरूरी है। एक क्रांतिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि क्रांति के शुरू होते ही मुश्किलें भी शुरू हो जाती है। ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। रूसी क्रांति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं इन सब बातों से, कि वो एक आत्मविश्वास पैदा करता है, आत्मबल पैदा करता है। क्रांति के शुरू होते मुश्किलें भी शुरू हो जाती हैं, उनको हम लोग को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। इसका आशय स्पष्ट करें। तो मैं आपको बताया, इस तरह के प्रश्नों के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कहाँ से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है, ये दोनों बातें लिखनी पड़ती है। प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनसे सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है। यदि खुले दिल से सोचने लगता तो वह अपने साथ साथ दूसरों को भी इस विपत्तियों से निपटने के लिए प्रेरित करता है और विपत्तियां उसके व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाती है। कितनी अच्छी बात है। हाँ, अगला प्रश्न है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं।
तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है और भगत सिंह का मानना है कि देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही उस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देती है। जिस देश में देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति शोषक प्रवृत्ति की होगी उसमें राजनीतिक उथल पुथल होता रहेगा और शोषण के दमन चक्रों के खिलाफ संघर्ष होते रहेंगे और हम जैसे क्रांतिकारी जन्म लेते रहेंगे। कह रहे हैं कि जिस देश में, कहने का मतलब है जिस देश में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का शोषण होता रहेगा तो हमारे जैसे क्रांतिकारी वीर पैदा होते रहेंगे और अपने देश के लिए मरते मिटते रहेंगे और अपने देश को एक सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, हमारे जैसे क्रांतिकारी, भगत सिंह कहते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्यों को अपने विश्वासों पर संदेह नहीं करना चाहिए तथा दृढ़तापूर्वक अडिग होकर लगातार प्रयास करना चाहिए। वे कहते हैं जब वे देश की आज़ादी के लिए अपना कार्य करते थे तो उस समय नाना प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आया करती थी और अगर हम कठिनाइयों से डरकर अपना कार्य करना बंद कर दें तो ये मानव तन हमारे लिए व्यर्थ है। कितनी बड़ी बात करते हैं कि अगर हम लोग कुछ करते हैं तो वहाँ कठिनाइयाँ तो आएगी ही, पर हमें उससे डरना नहीं, उससे लड़ना है, उससे जूझना है, उससे संघर्ष करना है, तभी हम कुछ अपना लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। हमें अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग होकर लगातार प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और हो सकता है अगर पूछा भी जा सकता है। वीर क्रांतिकारी माँ भारती के सपूत भगत सिंह के आज़ादी के लिए जंग लड़े थे। जब वे अपने साथी सुखदेव को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं मुझे इस जंग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित ही मृत्यु दंड दी जाएगी। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनीक भी आशा नहीं है। वे कहते हैं कि मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाइयाँ उत्पन्न करने का कारण न बने, क्योंकि जब देश का भाग निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग की पूर्णतः भुला देना चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर कहीं पे पूरे देश को भला हो रहा है, पूरे देश की हित की बात हो रही है तो वहाँ एक व्यक्ति का हित को ध्यान में, एक व्यक्ति की भलाई को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, पहले अपने देश को देखना चाहिए। समझ रहे हैं ना, इन सब बातों को कहे हैं। अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है बच्चों। भगत सिंह ने इच्छा व्यक्त की जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो तभी उन्हें फांसी दी जाए, क्योंकि लड़ाई के चरम पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं। यदि ऐसे समय पर उन्हें फांसी दी जाएगी तो आंदोलनकारी दल की भावनात्मक एकता में बल आएगा और आने वाले समय में ब्रिटिश के खिलाफ विरोध करने में सहायता मिली। ये कहते कि मुझे उस समय फांसी मिलना चाहिए जिस समय हमारे जैसे हजारों लाखों क्रांतिकारी पैदा हो जाएं हमारे भारत देश में, वो मुझसे कुछ प्रेरणा ले लें तब मुझे फांसी दी जाए, ताकि मुझे भी लगे हमारा देश अब सही में आज़ादी को पा सकता है, क्योंकि अब मैं तो अब फांसी पे चढ़ने वाला हूँ। इन सब बातों को भगत सिंह कहते हैं, वो अपनी इच्छा जाहिर किए हैं। अब अगला प्रश्न है, भगत सिंह के इस पत्र में उनकी गहन वैचारिकता यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है, पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। तो इसका उत्तर यह पत्र भगत सिंह ने क्रांतिकारी साथी गुरुदेव द्वारा जेल में मिल रही यातनाओं से क्षुब्ध होकर लिखे गए पत्र के जवाब में लिखा था। सुखदेव ने बेहद कमजोर और भावुकतापूर्ण ढंग से कहा था कि उनको आज़ादी के संघर्ष का कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। जेल की यातनाओं से आत्महत्या करना मुसीफ लगता है। जवाब में भगत सिंह लिखते हैं कि क्रांति व्यक्तिगत सुख दुख के लिए न तो शुरू होती और न ही समाप्ति, इनमें सामूहिक हित जुड़ा होता है। इस पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने बहुत सभी व्यवहारिक उदाहरण, भावपूर्ण संस्मरणों और राजनीति प्रतिदर्शों के माध्यमों से सुखदेव को पुनः यह संकल्पित होने का आह्वान करते हैं कि आत्महत्या की कल्पना उचित नहीं है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, कहते हैं कि आत्महत्या करना सही नहीं है। अगर आप आत्महत्या के लिए ही सोचते हैं तो पहले अपने देश के लिए मर मिट जाइए। आत्महत्या करने से बढ़िया है कि अपने देश के लिए शहीद हो जाएं, है ना। हमारा ये जो शक्ति है, हमारा जो ये शरीर है, अपने देश के लिए काम आए। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब यहीं से हमारा चैप्टर, अब प्रश्नोत्तरी मतलब ऑब्जेक्टिव भी तो समाप्त मैं इसी में पढ़ाया हूँ और सब्जेक्टिव भी समाप्त हो गया है बच्चों।
अब मैं अगला चैप्टर कल स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और मैं अब सभी हिंदी का 2 पार्ट में ही मैं एक चैप्टर को समाप्त करूँगा। पार्ट 1 में मैं दूंगा लेखक का परिचय और पूरा चैप्टर एक्सप्लेन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन पढ़ने से ही आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दूंगा पार्ट 2 में, ओके, जैसा आज मैंने किया। और मैं कल अगले चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई परेशानी हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा।